अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर आज की टेक्निकल और उससे कोड के ऊपर अपना फंडामेंटल एनालिसिस लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर होंगे, जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे कहा था। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो हम लोग को ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है तकरीबन $28,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके अलावा कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो तकरीबन $28,600 के ऊपर ट्रेड हो रही थी, लेकिन फिर बिटकॉइन ने अपना सपोर्ट लेवल था $28,500 और उसके बाद $28,000 इन दोनों स्पोर्ट्स लेवल को तोड़ा और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो तकरीबन $27,700 के लेवल तक बाउंस बैक की थी। लेकिन अब वहां से बिटकॉइन की जो प्राइस है वो दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सो फार बिटकॉइन $28,000 का जो सा सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो बिटकॉइन की जो से आज के दिन की कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर सारी की सारी कैंडल्स अगर $28,000 से अबव बंद होती है तो फिर ये एक अच्छा साइन होगा। और फिर बिटकॉइन का जो सा कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $28,000 से लेके $28,500 के ऊपर। और इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस को भी ऑन करके देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो ऑलमोस्ट $28,000 जो कि उसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी है तकरीबन उसी लेवल के ऊपर आ रही है। तो सो फार जो $28,000 का सपोर्ट लेवल है उसको काफी हैवी सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और बिटकॉइन को मेनली इसी लेवल से अबव ट्रेड होना चाहिए अनटिल अनलेस कोई फंडामेंटल कोई बहुत ज्यादा बुरी डेवलपमेंट नहीं होती है। तो आज के दिन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ ऑफ मंथ के नंबर्स आने हैं कि लास्ट मंथ के मुकाबले में कितनी महंगाई बढ़ी है या थोड़ी बहुत कम हुई है अमेरिका के अंदर। तो ये जो से नंबर्स आने हैं ये पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 5:30 बजे के करीब आने हैं शाम को। तो शाम के टाइम के अंदर 5:30 बजे के करीब करीब आप लोग काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन और तमाम जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी प्राइसेस के अंदर। और वॉलेटिलिटी से मुराद मेरी ये है कि विक्स की शक्ल के अंदर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो हम लोग को एक दफा दोबारा से $28,000 से नीचे भी नजर आ सकती है। और मेनली बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो $28,000 से लेकर $28,500 के दरमियान में ही हम लोगों को ट्रेड होती हुई दिखाई देनी चाहिए। और अगर तो समहाउ बिटकॉइन अपना जो सही करंट सपोर्ट लेवल है इसको दोबारा से तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन की जो सी कैंडल्स हैं वो दोबारा से $28,000 से नीचे बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो पहले तो इसका एक सपोर्ट लेवल बनेगा इसकी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन तकरीबन $27,700। लेकिन अगर इस लेवल से भी नीचे की तरफ बिटकॉइन की प्राइस बाउंस बैक करती है तो $27,200 का लेवल बिटकॉइन का मेन सपोर्ट लेवल बनेगा और फिर हम लोग वहां तक बिटकॉइन की जो सी प्राइसेस को आता हुआ देखेंगे। तो करंट जो कंसोलिडेशन लेवल है वो है $28,000 से लेकर $28,500। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने ट्रेड्स लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से और किस तरह से आप लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चलें और आज के मेन टॉपिक के ऊपर बात करते चलें तो आज जिस ब्लॉकचेन के ऊपर मैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा वो है एल्गोरांड। तो एल्गोरांड क्या है, ये किस तरह से काम कर रहा है और फ्यूचर के अंदर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एल्गोरांड ब्लॉकचेन और इनका जो सा टोकन है एल्गो टोकन उसकी प्राइस से मुतालिक उसके बारे में मैं आप कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रॉपर्ली इस वीडियो के अंदर गाइड कर सकूं। तो अब अगर आगे चलते चलें और बात करते चलें कि एल्गोरांड क्या है, तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरांड टीम ये इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा सस्टेनेबल ब्लॉकचेन है। और किस तरह से ये वाहिद ऐसी ब्लॉकचेन है अकॉर्डिंग टू एल्गोरांड टीम जो कि ब्लॉकचेन ट्रायलेमा के जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी की तीनों की चीजों को वो कंप्लीट कर रहा है। उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया कि एल्गोरांड इस वक्त वाहिद दुनिया की ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को कंप्लीट कर रहा है। इसके अलावा बाकी जो सी ब्लॉकचेन है सारी की सारी ब्लॉकचेन ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को कंप्लीट नहीं कर पाती है, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज ऐसी है कि जिसको वो कंप्लीट नहीं कर पाते, बाकी दोनों चीजें जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे बिटकॉइन और इथेरियम की जो सी ब्लॉकचेन है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जो सी ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइज और सिक्योर तो हैं लेकिन वो स्केलेबल नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ऐसी ब्लॉकचेन जो कि डिसेंट्रलाइज्ड और स्केलेबल है उसके अंदर आयोटा एंड वी चेन जो सी ब्लॉकचेन है वो आ जाती हैं, लेकिन वो जो सी ब्लॉकचेन है वो इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं है। और ऐसी ब्लॉकचेन जो कि स्केलेबल और सिक्योर है लेकिन प्रॉपर्ली डिसेंट्रलाइज नहीं है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि रिपल और स्टेलर जो सी ब्लॉकचेन है वो आ जाती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो कि
ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, लेकिन एल्गोरांड की टीम का कहना है कि ये वाहिद ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को कंप्लीट करती है। और किस तरह से इनकी जो सी टीम है वो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को कंप्लीट कर रही है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो सबसे पहले किस तरह से अपनी जो सी ब्लॉकचेन है इसको इन लोगों ने मुकम्मल सिक्योर बनाया है। तो मुकम्मल अपनी ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाने के लिए उन्होंने बायजेंटाइन एग्रीमेंट प्रोटोकॉल के जिसका नाम है प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक PPOS सिस्टम उसको यूज किया है। तो बाय यूजिंग प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस एल्गोरांड की जो ब्लॉकचेन है उस ब्लॉकचेन के अंदर जो भी ब्लॉक ऐड होगा उस ब्लॉक को ऐड होने के लिए सुपर मेजोरिटी ऑफ वैलिडेटर्स की जो सी कंफर्मेशन है वो होना जरूरी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जितने भी वैलिडेटर्स हैं या जितने भी नोड प्रोवाइडर्स हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी अगर एग्री करेगी तो वो जो सा ब्लॉक है वो एल्गोरांड की ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाएगा, बल्कि सुपर मेजोरिटी मतलब कि टोटल नोड प्रोवाइडर्स या टोटल वैलिडेटर्स में से तकरीबन 70% या 80% ऑफ द वैलिडेटर्स जब एग्री करेंगे तो फिर वो जो सा ब्लॉक है नया ब्लॉक वो ऐड होगा एल्गोरांड की ब्लॉकचेन के अंदर। तो अब क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की एग्रीमेंट का होना जरूरी है तो इसीलिए अगर कोई अटैकर चाहता है कि वो इस नेटवर्क को कंट्रोल करे तो उसके लिए ये चीज जरूरी होगी कि वो सबसे पहले काफी ज्यादा नंबर्स ऑफ वैलिडेटर्स को कंट्रोल करे। अब क्योंकि इनके जो से नोड प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं तो इसीलिए ये बात नामुमकिन है कि वो जो अटैकर है वो इतने ज्यादा लोगों को हैक करे और फिर वो जो सा वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको मैनिपुलेट कर सके। तो क्योंकि वो इतने ज्यादा नेटवर्क्स को हैक नहीं कर सकता है तो इसीलिए एल्गोरांड ब्लॉकचेन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ब्लॉकचेन है करंटली मार्केट के अंदर। इसके बाद बात करते चलें कि ये लोग डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे कंफर्म कर रहे हैं। तो एल्गोरांड ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन को ऐसे कंफर्म कर रहा है कि इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर जो से ब्लॉक वैलिडेटर्स हैं उनको सिलेक्ट करने का जो सा तरीका है वो इंतहाई ज्यादा रैंडमाइज्ड तरीका है। मतलब कि कोई भी वैलिडेटर ये चीज प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है कि कब उसकी बारी आएगी कि वो जो सा ब्लॉक है वो ब्लॉक को वैलिडेट करेगा। तो क्योंकि वो इस चीज को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता कि वो अब नेक्स्ट ब्लॉक को वैलिडेट करेगा, तो रैंडमाइजेशन के तरीके को यूज करते हुए जो सी एल्गोरांड ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइजेशन को भी कंफर्म कर रही है। और लास्टली अगर बात करते चलें स्केलेबिलिटी कि किस तरह से एल्गोरांड ब्लॉकचेन वन ऑफ द मोस्ट स्केलेबल ब्लॉकचेन है, तो स्केलेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए ये शार्डिंग का प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि शार्डिंग का जो सब प्रोसीजर है वो ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन भी यूज कर रही थी, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड किया था कि शार्डिंग के अंदर क्या होता है कि जो सी ब्लॉकचेन है उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं उन ट्रांजैक्शंस को आगे सब नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, उन सब नेटवर्क्स को शार्ड्स का नाम दिया जाता है। तो शार्ड्स के अंदर जब उनको डिवाइड कर दिया जाता है तो इसीलिए जो सी मेन ब्लॉकचेन है उसके ऊपर रश ज्यादा नहीं होता है। तो क्योंकि उस ब्लॉकचेन के ऊपर रश ज्यादा नहीं होता है इसीलिए एल्गोरांड ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द मोस्ट स्केलेबल ब्लॉकचेन है इस वक्त मार्केट के अंदर। और इसके बारे में इन्होंने बताया भी हुआ कि करंटली ये लोग तकरीबन 1000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड उसको कंप्लीट कर सकता है। और जो सब फाइनलाइजेशन जो सी होती है इनके ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक बनने की वो है करंटली तकरीबन 3.78 सेकंड का टाइम। तो बहुत ही कम टाइम के अंदर करंटली बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शंस को ये कंफर्म करता है। तो इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे ट्रेंडिंग ऑन एल्गोरांड के ऊपर आप लोगों को जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं एल्गोरांड ब्लॉकचेन के ऊपर या फ्यूचर के अंदर क्या प्लानिंग है, कोई इनकी सेमिनार्स वगैरह अगर हो रहे हैं तो उसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। अब अगर बात करते चलें इनके फाउंडर के बारे में तो इनके फाउंडर का नाम है सिल्वियो मिकाली जो कि एक इटालियन पर्सन है और इन्होंने PhD की हुई है CS के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया कि एल्गोरांड को ब्लॉकचेन को बनाने का मेन जो सा मोटिव था वो ये था कि वो ग्लोबल इनोवेटर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते थे कि जहां पर उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो। और क्योंकि एल्गोरांड ब्लॉकचेन ने ये जो सा ब्लॉकचेन ट्रायलेमा है इसको कंप्लीट किया है तो इसीलिए उनका ये मानना है कि एल्गोरांड ब्लॉकचेन को यूज करते हुए जो से ग्लोबल इनोवेटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है एल्गोरांड के ऊपर और इसीलिए इसका जो सा यूज केस है वो लोग रिसेंटली काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसके बारे में अगेन अगर इनके फाउंडर के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अब अगर बात करते चलें ग्रीन ब्लॉकचेन के बारे में तो एल्गोरांड ब्लॉकचेन शुरू से जब से ये ब्लॉकचेन बनी है मतलब कि 2017 से तब से इनका जो सा मेन फोकस है वो क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर बहुत ज्यादा था और तभी से इनका जो सा मेन फोकस था वो ये था कि वो जो सी अपनी ब्लॉकचेन है इसको मुकम्मल ग्रीन ब्लॉकचेन बनाए।
और रिसेंटली इनकी जो सी पार्टनरशिप हुई है वो हुई है क्लाइमेट ट्रेड के साथ। के इस पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि जो सी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एल्गोरांड ब्लॉकचेन के ऊपर, और जो भी फी डिडक्ट करते हैं ये लोग एल्गोरांड ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली ट्रांजेक्शन्स की, उसका फी का कुछ ना कुछ जो सा हिस्सा है वो अपने बैकएंड के अंदर ऐड कर लेते हैं, और उस चीज फंड्स को वो लोग यूज करते हैं अपने जो से कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको कम से कम तरीन करने के लिए। और इसके अलावा किस तरह से ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन ब्लॉकचेन है इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर भी बताया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि करंटली एल्गोरांड ब्लॉकचेन को प्रॉपरली यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी एनर्जी कंजप्शन की जरूरत है जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 हाउसेज को चलाने के लिए यूज होती है। तो ये चीजें जो सी हैं, इन चीज को उन लोगों ने अपने मेन माइंड के अंदर रखा था कि मेनली हम लोगों को ग्रीन ब्लॉकचेन बनानी है, ताकि फ्यूचर के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो भी ये ना कह सके कि ये जो सी ब्लॉकचेन है ये एनर्जी काफी ज्यादा यूज करती है, इसकी वजह से क्लाइमेट को काफी ज्यादा खतरा है। तो एल्गोरांड की ब्लॉकचेन को अगर आप लोग देखेंगे तो इस चीज को बिल्कुल माना जा सकता है कि एल्गोरांड की ब्लॉकचेन की वजह से ना ही क्लाइमेट को कोई इशू है, ना ही इनके जो से कार्बन फुटप्रिंट्स है वो बहुत ज्यादा है। तो अगेन ये भी एक बहुत अच्छा साइन है यहाँ पे एल्गोरांड ब्लॉकचेन की तरफ से। अब अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड विद अस। अगर आप लोग अपनी कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो आप लोग एल्गोरांड ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। और जो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये लोग यूज कर रहे हैं वो है गो लैंड का इन्होंने नाम दिया बस को। वो काफी ज्यादा इजी टू यूज है अकॉर्डिंग टू देयर टीम का ये कहना है। और उसके अलावा कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं एल्गोरांड के अंदर, के जिसके अंदर आ जाती है पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, .NET। ये भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आप लोग एल्गोरांड ब्लॉकचेन के ऊपर यूज कर सकते हैं ताकि आप लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को अपलोड कर सके इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर। अब अगर आप बात करते चले इनके इकोसिस्टम के बारे में, तो इनके इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं वो मौजूद हैं कि जिसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो सबसे पहले है फोक फाइनेंस। तो फोक फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि इन लोगों ने काफी ज्यादा वैल्यू जो है वो अपने सिस्टम के अंदर ऐड की हुई है। तो फ्यूचर के अंदर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि एल्गोरांड ब्लॉकचेन के ऊपर बनते हैं और उनके पास फंड्स नहीं होते हैं तो वो लोग इनका जो सा ये फोक फाइनेंस का सिस्टम है उसको यूज करते हुए कुछ ना कुछ लैंडिंग जो है इनके प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, फंड्स को यूज कर सकते हैं और उन फंड्स को यूज करते हुए इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी जो सी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसको वो लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये एल्गो लिक्विड गवर्नेंस है, इसके अंदर आप लोग भी कुछ ना कुछ लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्लैश लोन्स आप लोगों को यहाँ से मिल सकते हैं और आप लोग इनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मतलब कि फोक्स फाइनेंस को यूज करते हुए स्वैप वगैरह भी कर सकते हैं। और इनके जो से इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि OKX, कॉइन बेस जैसे जो से बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने इनके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो एल्गोफाई के बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये इनका अपना DeFi हब है कि जिसके अंदर आप लोगों को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी मिल जाएगी और ये एक लैंडिंग मार्केट भी है और इनका अपना स्टेबल कॉइन जो कि है STBL वो भी आप लोगों को मिल सकता है। तो क्या होता है कि अगर आप लोग इनके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपना जो सा एल्गो टोकन है उसको एज अ कोलेटरल रखवाते हैं तो आप लोगों को STBL इनका जो सा स्टेबल कॉइन है एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन ये आप लोगों को मिल जाएगा और फिर आप लोग इसको इनकी ये करंट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर यूज करते हुए ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट वगैरह लैंड करते हैं तो आप लोगों को USDC उसकी भी अर्निंग आप लोग इनके एल्गोफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर से कर सकते हैं। तो कितनी सप्लाई है और कितनी अमाउंट से वो करंटली बोरो की जा चुकी है लोगों की तरफ से सारी की सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हैं। तो एल्गोफाई का भी जो सा फीचर है वो काफी अच्छा फीचर है यहाँ पे एल्गोरांड की तरफ से। और उसके अलावा एक और बहुत अच्छा फीचर जो कि मुझे लगा था वो है इनका लाइम वायर का फीचर। तो लाइम वायर के फीचर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है कि जो भी कंटेंट आप लोग इनके इस लाइम वायर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करेंगे उसकी ओनरशिप जो है वो कोई भी नया आर्टिस्ट जो है वो नहीं ओन कर सकता है, वो आपकी ओनरशिप के अंदर ही रहेगी। और आप लोग उससे अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं कि आपके कुछ ना कुछ फैंस वगैरह होंगे, वो फैंस आप लोगों को पे करेंगे और जिस तरह से वो आप लोगों को पे करते जाएंगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग अपना कंटेंट अगर बढ़ाना चाहें तो वो भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो काफी यूनिक ये फीचर है और काफी ज्यादा आर्टिस्ट जो है वो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने कंटेंट को अपनी ओनरशिप के ऊपर रखते हुए
मैक्सिमम जो सी अर्निंग है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से कर सकें। तो आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग भी कोई कंटेंट को क्रिएट करते हैं तो लाइम वायर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा पैरा वॉलेट जो है वो इनका अपना वॉलेट है, जैसे हम लोग देखते हैं मेटामास्क वॉलेट, उसी तरह एल्गोरांड ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सा वॉलेट है वो पैरा वॉलेट है, कि जिसकी एक्सटेंशन आप लोग करंटली अपने गूगल क्रोम के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी इनके इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इकोनॉमी के प्रोजेक्ट्स हैं, डीफाइस के प्रोजेक्ट्स हैं, एनएफटीज के काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं यहाँ पे एल्गोरांड ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अगेन इनके इकोसिस्टम के अंदर काफी ज्यादा चीजें शामिल है, और हर वो चीज जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी ब्लॉकचेन के अंदर, वो सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पे एल्गोरांड ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत इजीली मिल जाएंगे। अब अगर आगे चलते चलें और अगर हम बात करते चलें नोड प्रोवाइडर के लिए, कि अगर आप लोग भी एल्गोरांड ब्लॉकचेन के नोड प्रोवाइडर और वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो काफी ज्यादा इजी रखा हुआ है उन लोगों ने। अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इनका जो सा एल्गोरांड फाउंडेशन का एक नोट है वो शेयर करता चलूं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर आप लोग भी नोड पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो आप लोग बहुत इजीली नोड पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 0.1 एल्गो के साथ आप लोग इस ब्लॉकचेन के नोड प्रोवाइडर बन सकते हैं। और करंटली अगर आप लोग इसकी प्राइस देखें एल्गो की, तो वो है सिर्फ और सिर्फ $0.222 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 0.1 एल्गो की जरूरत है, मतलब कि आप लोग तकरीबन $0.02 की इन्वेस्टमेंट के साथ इनके नोड प्रोवाइडर बन सकते हैं इस ब्लॉकचेन के। लेकिन नोड प्रोवाइडर अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को किस किस्म की सिस्टम की जरूरत है उसकी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, कि एटलीस्ट 8V CPU होना चाहिए आपके कंप्यूटर का, फिर उसके बाद 16GB की रैम होनी चाहिए, 100GB की SSD की स्टोरेज होनी चाहिए, और 1GB का जो सा आपका इंटरनेट का कनेक्शन है वो होना चाहिए। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट क्या है कि 16V CPU होना चाहिए, 32GB की रैम होनी चाहिए, 3 TB की SSD की स्टोरेज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ 1GB का आप लोगों का इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो मिनिमम अगर आप लोग ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं तो फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ $0.02 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद एल्गोरांड ब्लॉकचेन के नोड प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो अगेन नोड प्रोवाइडर अगर आप लोग बनना चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास ये सारी की सारी जो सा सिस्टम है वो आप लोगों के पास मौजूद है, तो फिर बस आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल एंड नोड के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर वो जो सा सॉफ्टवेयर है नोड प्रोवाइडर का सॉफ्टवेयर वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर आप लोग एल्गोरांड ब्लॉकचेन के नोड प्रोवाइडर बन सकते हैं। और फिर ऑफ कोर्स ये लोग फ्यूचर के अंदर जो भी फीस डिडक्ट वगैरह करेंगे ट्रांजेक्शन के लिए, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो आप लोगों के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग एल्गोरांड ब्लॉकचेन के नोड प्रोवाइडर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के फीचर के बारे में बात करते चले यहाँ पे एल्गोरांड के ऊपर से, तो एल्गोरांड ब्लॉकचेन ISO 20022 की कंप्लाइंट ब्लॉकचेन है। अब ISO 20022 क्या है उसके बारे में सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ, तो ये हम लोग देखेंगे कि ये एक नया सिस्टम है जो कि बहुत जल्द जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कि वर्ल्ड वाइड बैंक्स, ये सारे के सारे इसको यूज करेंगे। तो करंटली वर्ल्ड वाइड बैंक्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने के लिए जो सा सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है स्विफ्ट एमटी फीचर। लेकिन जो स्विफ्ट एमटी का फीचर है ये तकरीबन 50 साल पुराना फीचर है, और इसके जरिए से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बैंकिंग सेक्टर के दरमियान में, तो एक तो उसके अंदर देर भी काफी ज्यादा लगती है, और उसके अंदर आप लोग जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अब स्विफ्ट जो कि है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब ISO 20022 को यूज करेंगे, और इसके अंदर वो लोग ब्लॉकचेन का जो सा फीचर है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्विफ्ट के ऑफिशियल पेज के अंदर उन्होंने ये बात जाहिर की है कि स्विफ्ट के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं कि करंटली वो लोग ब्लॉकचेन जो सी टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि फ्यूचर के अंदर इस टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि ये इनकी जो सी करंट इंडस्ट्री है उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के साथ उसको वो सोल्व कर सकती है। तो फ्यूचर के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्रॉस बॉर्डर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होनी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि मेनली बैंकिंग सेक्टर्स के दरमियान में, वो सारी की सारी जो सी ट्रांजैक्शंस हैं वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर होंगी, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सारी की सारी जो सी ट्रांजैक्शंस हैं वो स्टोर की जाएंगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि ISO 20022 के अंदर यूज किया जाएगा।
और जो सी एल्गोरांड ब्लॉकचेन है वो ISO 20022 कंप्लायंट ब्लॉकचेन है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन सी ब्लॉकचेन इसके अंदर शामिल है। सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। क्वांट, रिपल, स्टेलर, हेडेरा, आयोटा, XDC और एल्गोरांड। तो फ्यूचर के अंदर जब ISO 20022 मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जो इसकी डेट इन्होंने दी हुई है तकरीबन नवंबर 2025, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ऐसी रेगुलेशंस वगैरह की जाएंगी कि जिसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर ये कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वो वाली ब्लॉकचेन्स मार्केट के अंदर काम करें जो कि हमारे साथ कंप्लायंट ब्लॉकचेन है। तो अगर तो ऐसा होता है, अगर ऐसी रेगुलेशंस आती हैं 2025 के अंदर जाके, तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये सारी की सारी ऐसी ब्लॉकचेन्स होगी जो कि मुकम्मल पास हो जाएंगी और इनके ऊपर कोई भी बैन वगैरह नहीं लगेगा। तो एल्गोरांड इज वन ऑफ दोज ब्लॉकचेन जो कि ऑलरेडी ISO 20022 कंप्लायंट क्रिप्टोकरेंसी और कंप्लायंट ब्लॉकचेन है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि फ्यूचर के अंदर एल्गोरांड की जो सी प्राइसेस को काफी ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं और इसकी जो सी प्राइस है वो हम लोगों को अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाती हुई भी दिखाई दे सकती है। तो ये अगेन एक काफी मेन फीचर था कि जिसके बारे में आप लोगों को अभी गाइड करना जरूरी था। अगर आप लोग फ्यूचर के अंदर किसी ऐसी ब्लॉकचेन के अंदर या ऐसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिसके मुतालिक आप लोगों को ये टेंशन ना हो कि इसके ऊपर काफी ज्यादा रेगुलेशंस वगैरह लग सकती हैं बैंकिंग सेक्टर या जो सी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनकी तरफ से, तो एल्गोरांड इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट के जिसके ऊपर आप लोग अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चले उनकी पार्टनरशिप्स वगैरह के बारे में बात करता चलूं, तो एल्गोरांड ब्लॉकचेन के बारे में आप लोगों को भी आइडिया होगा कि फीफा 2022 का जो सा वर्ल्ड कप हुआ था कतर के अंदर, एल्गोरांड की साथ पार्टनरशिप हुई थी और एल्गोरांड ब्लॉकचेन का यूज करते हुए फीफा ने अपनी जो सी NFTs थी उनको भी इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किया था। और नेक्स्ट जो सा वर्ल्ड कप होना है विमेन वर्ल्ड कप 2023 के अंदर एल्गोरांड ब्लॉकचेन इसको भी स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये भी अगेन काफी अच्छा साइन है कि दुनिया के सबसे बड़े खेल को एल्गोरांड ब्लॉकचेन डायरेक्टली स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और अब इनके जो से कंपेटिटर्स हैं एल्गोरांड ब्लॉकचेन के कंपेटिटर्स, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं, तो इस वक्त जो सा मेन कंपेटिटर है एल्गोरांड ब्लॉकचेन का वो है सोलाना ब्लॉकचेन। तो सोलाना ब्लॉकचेन भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि तकरीबन जो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा है अगेन डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी उसको कंप्लीट कर रहा है बाय यूजिंग प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। इन दो कंसेंसस को वो इकट्ठा यूज कर रहा है और प्रूफ ऑफ हिस्ट्री कंसेंसस को यूज करते हुए सोलाना ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन और स्केलेबिलिटी के इश्यू को सोल्व कर रहा है और प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस को यूज करते हुए वो सिक्योरिटी का जो सा इशू है उसको सोल्व कर रहा है। लेकिन एल्गोरांड और सोलाना ब्लॉकचेन के अंदर मेन डिफरेंस क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर, तो सोलाना ब्लॉकचेन हॉल्ट हो जाता है। तो ब्लॉकचेन का हॉल्ट होना हम लोगों ने एल्गोरांड ब्लॉकचेन के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखा है। और सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में आप लोगों को भी पता है कि ये जो सब पूरा का पूरा नेटवर्क है वो 24 घंटे 26 घंटे तक बिल्कुल टर्न ऑफ हो जाता था। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे एल्गोरांड और सोलाना के दरमियान में कि ठीक है सोलाना ब्लॉकचेन भी काफी ज्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन है और काफी ज्यादा मेन जो सी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर रहा है, लेकिन एल्गोरांड ब्लॉकचेन कभी भी होल्ड नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू सोलाना। और अब अगर आगे चलते चले यहाँ पे एल्गोरांड के टोकनोमिक्स के बारे में बात करते चले, तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि एल्गो टोकन जो है वो रैंक नंबर 38 के ऊपर है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और एल्गो टोकन की जो सी मैक्स सप्लाई है वो है 10 बिलियन टोकन्स, और उसमें से तकरीबन 7.1 बिलियन टोकन ऑलरेडी मार्केट के अंदर ऐड हो चुका है और अभी भी तकरीबन 29% जो सी टोटल सप्लाई है वो मार्केट के अंदर ऐड होना बाकी है। तो एल्गो टोकन का जो सा यूज केस है वो अगेन काफी ज्यादा यूज केस है। अगेन एक तो ये गवर्नेंस टोकन है, आप लोगों ने अगर नोड प्रोवाइडर बनना है तो एल्गो टोकन को आप लोग यूज करेंगे। फी डिडक्शन के लिए जो सा टोकन यूज हो रहा है वो एल्गो टोकन यूज हो रहा है, तो इसका अगेन यूज केस जो सा वो बहुत ज्यादा है। और अगर फ्यूचर के अंदर इसकी एल्गोरांड ब्लॉकचेन की अडोप्शन ज्यादा होती है तो ऑफकोर्स इसकी यूज केस को हम लोग और भी ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। तो ठीक है, अभी काफी ज्यादा जो सी सप्लाई है वो इनकी सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर ऐड होना बाकी है, लेकिन अगेन इसकी अडोप्शन अगर ज्यादा होती है तो एल्गो टोकन की जो सी सब प्राइस को आप लोग अपने ऑल टाइम हाई जो कि इसने बनाया था तकरीबन $3.2 के ऊपर उसके करीब करीब जाता हुआ भी हम लोग देख सकते हैं। तो अब अगर आगे चलते चले और एल्गो टोकन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले, करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ था $0.2218 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और सबसे पहले इसके ऊपर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के नए लेवल से अगर आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूं, तो करंट जो सा सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $0.2214 के ऊपर, और इनका जो सा करंट
रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.227 के ऊपर, जो कि प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम करता रहा है एल्को टोकन के लिए। और अगर इसकी प्राइसेस से भी बढ़ जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये वाले जो से लेवल्स है वो एज अ मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे एल्गो टोकन के लिए। और इन लेवल से हम लोग एल्गो टोकन की जो सी प्राइसेस है उसको दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करते चलेंगे सपोर्ट लेवल्स के बारे में, तो अगर तो ये जो सा अपना करंट सपोर्ट लेवल है $0.2214 उसको तोड़ देता है, उसकी प्राइस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे नीचे कैंडल्स को बंद करना शुरू कर देती है, तो फिर इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल बनेगा वो सबसे पहले बनेगा इसका ये वाला लेवल जो कि है तकरीबन $0.215 के ऊपर। और अगर इसकी प्राइस इससे भी नीचे आ जाती है तो फिर हम देखेंगे कि ये वाले सारे जो से लेवल्स हैं वो एज अ मेन सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे एल्गो टोकन के लिए। तो ये होंगे एल्को टोकन के नेक्स्ट मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, और मेनली हम लोग एल्को टोकन के इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। और करंटली आप लोग देख सकते हैं कि काफी एग्रेसिव रेड रन एल्को टोकन हम लोग को यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर आप लोग तमाम एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइंस को ऑन करके भी देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सी प्राइस है वो दोबारा से इसकी जो 220 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन है कि जहाँ पे इसकी प्राइस ऑलमोस्ट $0.22 बन रही है, वहां तक जा रही है। तो इसकी जो सी 20 और 200 एक्सप्रेशन मूविंग की एवरेज की लाइन आ रही है तकरीबन $0.22 के ऊपर, तो मोस्ट प्रोबेबली $0.22 के लेवल से हम लोग इसकी वैल्यू को दोबारा से थोड़ा बहुत पंप बैक करता हुआ देखेंगे। अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को सबसे पहले करंट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों को जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.221 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.2266 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉफिट जनरेट करेंगे एल्को टोकन के ऊपर से। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है कि जिसके ऊपर आप लोगों को इसके ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को इसकी जो प्राइस है वो $0.2 के लेवल के ऊपर या $0.2 से नीचे मिल जाती है तो फिर आप लोग डेफिनेटली इसके ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर अगर इसकी जो प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाती है तो फिर आप लोग तकरीबन 11 या 12x तक का प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और अगर इसकी प्राइस फ्यूचर के अंदर मतलब कि ISO 20022 के लॉन्च होने के बाद इसकी प्राइस अगर और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे एल्को टोकन के ऊपर से। तो ये था वो प्रोजेक्ट के जिसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बताना था। इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किस प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।